तो हेलो फ्रेंड्स, स्किल यूट्यूब चैनल पे आपकी स्वागत है। मैं आपका दोस्त वशिष्ठ हाजरा। दोस्तों, हम लोग हीट ट्रीटमेंट का एमसीक्यूज़ कर रहे हैं। ये इस सीरीज़ का सेकंड वीडियो है। आपने अगर इसका पहला वीडियो नहीं देखा है तो मेरा चैनल का प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ से हीट ट्रीटमेंट का प्लेलिस्ट से इसका पिछला वीडियो मिल जाएगा और आपकी मैकेनिकल रिलेटेड आईटीआई की सारा पूरा ट्रेड का जितने सारे थ्योरीज़ है उसको कंप्लीट करने का संकल्प मैंने किया है। तो ऑलरेडी 2 चैप्टर का पूरा एमसीक्यूज़ का वीडियो मैंने बनाया है, तो आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, इससे आपकी आईटीआई की एग्ज़ाम में, सीआईटीएस की एग्ज़ाम में और बहुत सारा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बहुत फ़ायदा होगा। और जो मेरा तो एनएसटीआई लुधियाना की ट्रेनिंग्स है, जो इस वीडियो को देख रहे हो उसको मैं बोल रहा हूँ कि भाई आप लोग अपना नाम और ट्रेड लिख के मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करो ताकि मैं आपको रिकॉग्नाइज कर पाऊँ। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किसी हाई स्पीड स्टील का हार्डनिंग के बाद फिर से 400 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक के तापमान पर गर्म करके ठंडा करने से क्या प्रभाव पड़ता है। तो कोई अगर ठीक हाई स्पीड स्टील होगा उसका हार्डनिंग करेंगे और ठीक है, उसको हार्डनिंग करने के बाद उसको फिर से हीट किया जाएगा तो क्या होगा। देखो, जो हाई स्पीड स्टील है उसको बाद में ऐसे दोबारा गर्म करना ही पड़ता है, नहीं तो उसका ब्रिटलनेस है, ठीक है, उस बहुत बढ़ जाता है। ठीक है, तो सेप ठीक मैंने तो ठीक हाई स्पीड स्टील नहीं, कोई भी जो एलॉय स्टील है उसको अगर हम फिर से गर्म नहीं करेंगे तो उसका ब्रिटलनेस इतना ज़्यादा होगा तो ठीक है, वो यूज़ करने का लायक नहीं रहेगा। ठीक है, इसका ऑप्शन हो जाएगा कठोरता बढ़ती है, इसे सेकेंडरी हार्डनिंग कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस कारणवश कास्ट आयरन का स्ट्रेस रिलीजिंग करना आवश्यक माना जाता है। जो कास्ट आयरन होता है, हम लोग जब उसको माने मोल्डिंग करते हैं मोल्ड के दौरान, ठीक है, उसके जो अंदरूनी पार्ट है वो बहुत धीरे धीरे ठंडा होता है और उसका जो बाहरी पार्ट है, सॉरी मैं गलत बोल रहा हूँ, ठीक है, उसका जो नाम अंदरूनी पार्ट है वो बहुत धीरे धीरे ठंडा होता है और बाहरी ये जो पार्ट है वो बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है। तो टेम्परेचर का ये अनइवननेस के कारण उसका ग्रेन स्ट्रक्चर में फ़र्क आता है। ठीक है, इस ग्रेन स्ट्रक्चर की फ़र्क की वजह से उसके अंदर में एक स्ट्रेस पैदा होता है जिसको ठीक है रेसिडुअल स्ट्रेस बोलते हैं। मैंने तो ठीक है, उसको अगर उसका लॉन्ग टर्म इस्तेमाल करना है, वो क्रैक ना हो जाए, वो समय से पहले फेलियर ना हो जाए, ठीक है, इसीलिए उसका रेसिडुअल स्ट्रेस को रिमूव करना होता है। ठीक है, तो ना इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उसमें रेसिडुअल स्ट्रेस होता है। नेक्स्ट है, डील के हार्डनिंग के लिए उसे गरम करके तेल में किस अवस्था में क्विंचिंग की जानी चाहिए। तो मैंने तो ठीक है, ड्रिल की हार्डनिंग करने के बाद उसकी तो खड़ी अवस्था में उसको क्विंचिंग करना चाहिए। देखो, तो इस टाइप का जो सवाल है ये काफ़ी अनकॉमन सवाल है और आपको तो कॉमन किताब में इसका आंसर नहीं मिलेगा। मैंने तो लंबे समय से पढ़ाई करने के बाद इस टाइप का जो सवाल है इसको ठीक है इसको हल किया जाता है।
तो आप लोग का ठीक है, पढ़ाई करने में बिल्कुल ना कंजूसी ना करें। आपको अगर आगे चल के गवर्नमेंट जॉब लेना है तो आपको कंटिन्यू पढ़ाई करने का ठीक अभ्यास करना पड़ेगा। जो सक्सेस होता है ठीक है, उसका कोई शॉर्टकट नहीं होता है। आप अगर सोचेंगे कि सिर्फ वीडियो देख के मैं बहुत अच्छा ट्रेनी बन जाऊंगा, बहुत अच्छा स्टूडेंट बन जाऊंगा, बिल्कुल ऐसा नहीं। आपको पढ़ाई तो करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टील की कार्बन प्रतिशतता की प्रभाव निम्नलिखितों में से किस पर नहीं पड़ता है? तो स्टील की कार्बन प्रतिशतता का जो प्रभाव है वो लोअर क्रिटिकल पॉइंट पे नहीं पड़ता है। ये एक माने बुद्धिमत्ता की सवाल है। देखो, आपको याद होगा कि लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर हर एक कॉम्पोजिशन की स्टील के लिए बराबर होता है, जो 723 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। मैंने जो देखो, ये आप मैंने अपर क्रिटिकल टेम्परेचर मटेरियल टू मटेरियल वेरी करता है, फ्लैश पॉइंट भी वेरी करता है और हार्डनेस भी वेरी करता है कार्बन प्रतिशतता के ऊपर। सिर्फ लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर वेरी नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखितों में से किस उद्देश्यों के लिए धातुओं का ऊष्मा उपचार किया जाता है? तो देखो ठीक है, ऊष्मा उपचार का जो तो इंट्रोडक्शन है, उसका जो डेफिनेशन है, माने जो डेफिनेशन में ही बोलता है मतलब ठीक है, ऊष्मा उपचार ये एक विधि है जिससे हम लोग उसका मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ को ऑल्टर कर सकते हैं। मतलब कोई हार्ड मेटल को सॉफ्ट बना सकते हैं और सॉफ्ट मेटल को हार्ड कर सकते हैं, और ऊष्मा उपचार से उसका जो मैकेनिकल प्रॉपर्टी है, मैकेनिकल प्रॉपर्टी का इम्प्रूवमेंट होता है। तो ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कुछ निश्चित गुण उत्पन्न करने के लिए। और पहला जो ऑप्शन है तो खूबसूरती बढ़ाने के लिए, ठीक है, खूबसूरती बढ़ाने के लिए हीट ट्रीटमेंट नहीं किया जाता है, उसको पेंटिंग वगैरह किया जा सकता है। तो सामर्थ्य को बढ़ाने के लिए सामर्थ्य बढ़ाने के लिए बहुत प्रोसेस है, सिर्फ हीट ट्रीटमेंट ही अकेला नहीं। और जंग लगने से बचाने के लिए उसको ठीक है, उसको पेंट करना पड़ेगा, या तो ठीक है उसके मटेरियल की चेंज करना पड़ेगा। तो बी ऑप्शन ही बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कुछ निश्चित गुण उत्पन्न करने के लिए ऊष्मा उपचार किया जाता है। स्टील का इंटरनल स्ट्रक्चर को पुनः सुधारने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है? तो जहाँ पे कहीं पे तो इंटरनल स्ट्रक्चर की बात आएगा तो इंटरनल स्ट्रक्चर नॉर्मलाइजिंग से रिलेटेड है। ठीक है, नॉर्मलाइजिंग किया ही जाता है स्ट्रेस को रिलीव करने के लिए और ग्रेन साइज को सुधारने के लिए। ठीक है, तो जहाँ पे तो सुधारने की बात है वहाँ पे हमेशा ये चीज़ नॉर्मलाइजिंग से जुड़ा होगा। ठीक है, हार्डनिंग में हम लोग मेटल को हार्ड करते हैं, या ठीक एनलिंग में हम लोग मेटल को सॉफ्ट करते हैं, और टेम्परिंग में हम लोग हार्ड किया हुआ चीज़ को ब्रिटलनेस को रिड्यूस करते हैं। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा नॉर्मलाइजिंग। किस प्रक्रिया में स्टील का पार्ट को 730 डिग्री के थोड़ा ऊपर गर्म करने के पश्चात उसे उसी ताप पर रखकर धीरे धीरे ठंडा किया जाता है? मतलब ठीक है, यहाँ पे 730 डिग्री भी सही होगा। अगर ये प्रिंटिंग मिस्टेक है तो ठीक है 723 हो सकता है। तो 723 क्या है? लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर। तो लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर का थोड़ा ऊपर गर्म करके उसी ताप पर रख के धीरे धीरे ठंडा किया जाना, मतलब ये एनलिंग प्रोसेस से संबंधित है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा एनलिंग। देखो, एनलिंग में क्या होता है कि हम लोग मेटल को गर्म करते हैं, फिर फर्नेस का अंदर में रख के उसको धीरे धीरे ठंडा करते हैं। ठीक है, और नॉर्मलाइजिंग में क्या करते हैं हम लोग, उसको फर्नेस से निकल के खुले हवा में उसको
धीरे धीरे ठंडा करते हैं। और हार्डनिंग में क्या करते हैं, तो हार्डनिंग में उसी टेम्परेचर में गर्म करके हम लोग उसको तेज़ी से ठंडा करते हैं। मतलब तेल में डुबाते हैं या पानी में डुबाते हैं या ब्राइन सॉल्यूशन में डुबाते हैं। और टेम्परिंग में क्या होता है, टेम्परिंग में वो ठंडा की कोई बात नहीं है, ठंडा हुई चीज़ को फिर से प्रीहीट करना होता है एक सर्टेन टेम्परेचर तक। तो टेम्परिंग 3 प्रकार का होता है, आप हाई टेम्परेचर टेम्परिंग, मीडियम टेम्परेचर टेम्परिंग एंड लो टेम्परेचर टेम्परिंग। तो यहाँ पे जो सवाल है उसका आंसर हो जाएगा एनलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस कारण से ऊष्मा उपचार करने में स्टील का पार्ट क्रैक हो जाता है। तो जब हम लोग ऊष्मा उपचार करके उसको बहुत तेज़ी से ठंडा करते हैं तो ठीक है, उसके अंदर में थर्मल स्ट्रेस प्रोड्यूस होता है। जब हम लोग बहुत तेज़ी से ठंडा करने के लिए ब्राइन सॉल्यूशन में या पानी में या तेल में डुबाते हैं तो क्या होता है, उसका बाहरी सतह बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है और उसका अंदर में गर्मी तब तक रहता है, और जिस कारण बशत उसके अंदर में थर्मल स्ट्रेस प्रोड्यूस होता है। और थर्मल स्ट्रेस के कारण वो मेटल टूट जाता है। तो आपको सुन के ही समझ में आ रहा है कि इसका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी होगा। निम्न में से किस उद्देश्यों से स्टील का नॉर्मलाइजिंग किया जाता है। तो मैंने इसका जो डिस्कशन है पहले ही कर दिया हूँ। नॉर्मलाइजिंग मूलतः किया जाता है अंदरूनी स्ट्रेस को दूर करने के लिए, ठीक है, बिल्कुल नहीं भूलना। सॉफ्ट बनाने के लिए, मशीनेबल बनाने के लिए हम लोग एनलिंग करते हैं, इंटरनल स्ट्रेस को रिड्यूस करने के लिए, और ग्रेन साइज को सुधारने के लिए हम लोग नॉर्मलाइजिंग करते हैं, और कटिंग एबिलिटी या हार्डनेस देने के लिए हम लोग हार्डनिंग करते हैं, और हार्डनिंग के बाद ब्रिटलनेस को रिड्यूस करने के लिए हम लोग टेम्परिंग करते हैं, ठीक है। ये एकदम सीधा सीधा मैंने जब मूक जुबानी में आपका हीट ट्रीटमेंट का बेसिक्स है। निम्न में से किस स्टील को केस हार्डनिंग किया जा सकता है, ठीक है। केस हार्डनिंग किया जा सकता है लो कार्बन स्टील को, ठीक है। यहाँ पे जो केस हार्डनिंग मतलब उसका बाहर वाला सतह को हार्ड बनाना, ठीक है। बाहर वाला सतह को हार्ड बनाने का जो कंडीशंस है ये 2 प्रकार के हो सकते हैं। एक को बोलता है सरफेस हार्डनिंग और दूसरे को बोलता है केस हार्डनिंग। केस हार्डनिंग किया जाता है लो कार्बन स्टील में, जिस स्टील में कार्बन की मात्रा 0.3 से कम हो, क्योंकि कार्बन की मात्रा जब 0.3 से कम होता है वो हार्डनिंग हीट ट्रीटमेंट में रेस्पॉन्स नहीं करता। मतलब उसका जो ग्रेन स्ट्रक्चर है वो ऑस्टेनाइट से मार्टेनसाइट में कन्वर्ट नहीं हो पाता है। मार्टेनसाइट कन्वर्ट होने के लिए उसको जो परिमाण कार्बन चाहिए वो कार्बन उसके अंदर में तो होता नहीं, तो उसको बाहरी सतह को हार्ड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको बाहर से कार्बन उसके अंदर में घुसाना पड़ेगा। तो हम लोग उसके अंदर में कार्बन को कैसे घुसाएंगे, हम लोग क्या करेंगे, कोई कार्बन एनरिच मटेरियल के अंदर में उसको रखेंगे। अभी कार्बन एनरिच जो मटेरियल है वो सॉलिड भी हो सकता है, जिसके लिए पैक कार्बोनाइजिंग होगा। वो अगर लिक्विड फॉर्म में है तो उसको लिक्विड कार्बोनाइजिंग बोलेंगे, और वो कार्बन एनरिच वाला मटेरियल अगर गैसियस कंडीशन में है तो हम लोग उसको गैस कार्बोनाइजिंग बोलेंगे, ठीक है। ये हो गया एक पार्ट। और ठीक है, दूसरा पार्ट है सरफेस हार्डनिंग। सरफेस हार्डनिंग का जो मटेरियल होगा उसमें कार्बन परसेंटेज 0.3 से ज़्यादा होगा। तो 0.3 से ज़्यादा होगा तो हम लोग चाहे तो उसको वॉल्यूम हार्डन कर सकते हैं, बट एक सॉफ्ट कोर पाने के लिए, मतलब जहाँ पे उसको टूटना भी नहीं चाहिए वहाँ के लिए मटेरियल का जो कोर है उसको हमको सॉफ्ट करना पड़ता है, रखना पड़ता है, और बाहरी सतह को हमको हार्ड चाहिए। हमारा ऑब्जेक्टिव ही यही है। तो जब
ज़्यादा कार्बन वाला मटेरियल को से बाहर वाला लेयर को हम लोग हार्ड करना चाहते हैं, तो उस प्रोसेस का नाम है सरफेस हार्डनिंग। तो सरफेस हार्डनिंग करने के लिए हम लोग फ्लेम हार्डनिंग या इंडक्शन हार्डनिंग करते हैं। ये जो प्रोसेस है ये मेटल को गर्म करने का विधि के ऊपर डिपेंड है। अगर हम लोग उसको फ्लेम से गर्म कर रहे हैं तो उसको बोलेंगे फ्लेम हार्डनिंग। अगर हम लोग इलेक्ट्रिकल सर्किट के ज़रिए अगर हम लोग उसके अंदर में हीट देंगे तो उसको बोलेंगे इंडक्शन हार्डनिंग। ठीक है, तो उस प्रोसेस में होता क्या है कि जब हम लोग उसको तुरंत गर्म करते हैं, चाहे फ्लेम से करें चाहे माने इलेक्ट्रिसिटी से करें, करने के बाद ठीक है उसके ऊपर तुरंत पानी या तेल या ब्राइन छिड़का जाता है जिससे वो उसका ग्रेन जो ऑस्टेनाइटिक स्ट्रक्चर में पहुंचा हुआ था वो तेज़ी से ठंडा होने के कारण मार्टेनसाइट बन जाता है। और जितना डेप्थ तक उसका ग्रेन ऑस्टेनाइट में कन्वर्ट हुआ था उतना ही दूर तक वो मार्टेनसाइट में परिवर्तित होगा, तो उतना दूर तक ही वो हार्ड हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। आशा करता हूँ ये थोड़े क्वेश्चन के अंदर में आप हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो आपसे हम मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।